हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपका संजय स्टडी चैनल में। दोस्तों अभी अपन स्टार्ट किए सीरीज़ इतिहास हिस्ट्री की, जिसमें आप जान चुके हैं इससे पहले कैसे क्वेश्चन कराए हैं, प्रीवियस ईयर के हैं सभी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वगैरह के। तो आज जानते हैं अपन मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य एम्पायर। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं 99 वाला। चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा राज्य लिच्छवी से दहेज में मिला था? तो कौन सा राज्य मिला था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तर है पाटलिपुत्र। जैसे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने लिच्छवियों के प्रमुख की बेटी कुमार देवी से शादी की है। विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने लिच्छवियों से दहेज में पाटलिपुत्र प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टान काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफा हैं, अधिकतर निम्न में से किस काल से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौर्य वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डॉट के शासनकाल में भारत आया था। तो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त। इसका आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौटिल्य ने। जैसे अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। अपनी तरह का राज्य प्रबंधन विषयक यह प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहकार है। तो चाणक्य, इनके पिता का नाम क्षणक होने की वजह से हुआ था, और उनका अलग एक और नाम जैसे विष्णुगुप्ता गोत्र नाम, और कौटिल्य के व्युत्पन्न से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। चोल शिलालेख द्वारा वर्णित केवल सही जोड़ी निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको सही जोड़ी बताना है इसमें। ऐसे पल्लीचंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि है। सालभोग भूमि ब्राह्मणों को भेंट की गई। बैलन बगाई इस ब्राह्मण किसानों स्वामियों की भूमि है। और ब्रह्मादेव भूमि, ब्रह्मादेव का मतलब है भूमि ने मंदिरों का उपहार दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पल्लीचंदम, यानी जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि है पल्लीचंदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मुवंडे बेलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है, मौर्य प्रशासन के तहत सीताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे। तो क्या हो जाएगा आंसर? जैसे सीताध्यक्ष है तो आंसर कृषि, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कृषि से संबंधित है सीताध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं, बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चंद्रगुप्त ने डॉट के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका। तो किसका नेतृत्व किया था? किसी उखाड़ को फेंका था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, नंद वंश को उखाड़ कर फेंका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डॉट साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था। तो ये किनका था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो किसने किया था? प्रकाशित करने वाले थे, ऑप्शन सी सही है इसका, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो ध्यान रखना है, कनिंघम। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। सभी टॉपिकों पे अपन लिखने आने वाले हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं आगे आने वाले, और आपका रिवीजन भी इससे बना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर युद्ध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 साल बाद किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 साल बाद किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, जेम्स फ्रांसिस, जिसने सबसे पहला उनके समझा था अभिलेखों को। तो जेम्स फ्रांसिस अशोक
के शिलालेखों को समझने वाले पहले विद्वान थे। अशोक के अभिलेखों की अधिकांश बोलियां प्राकृत भाषा में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का उपयोग किया गया है। अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्र की सतहों पर खुदवाया था? तो किसने खुदवाए थे? जैसे उन्हें शिलालेख बोलते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अशोक ने। जैसे इसके बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ। जैसे अशोक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्र की सतहों पर खुदवाए। अशोक इतिहास के ज्ञात महानतम शासकों में से एक थे और उनके निर्देशों पर शिलालेखों को खम्भों पर और साथ ही चट्टानों की सतहों पर अंकित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। निम्नलिखित राजाओं में से किसने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो किसने की थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जिसमें नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका था जब की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मगध ऐसा राज्य था, साम्राज्य। मगध प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य था जिसने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास में अतविका राज्य के रूप में किसे संदर्भित किया गया है? अतविका, जैसे उसका ऑप्शन गणतंत्रवादी राज्य, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वन साम्राज्य को। अतविका राज्य जंगल में रहने वाले आदिवासियों लोगों को संदर्भित करता है। इसका प्रारंभिक उल्लेख मौर्य काल में मिलता है। जैसे अतविका मतलब अटाविका वन राज्यों के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राजवंश ने 320 एडी और 350 एडी के बीच भारत पर शासन किया था? तो किसने किया था? गुप्त राजवंश ने 320 से 550। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो किसके बाद बौद्ध धर्म? जैसे कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बिंबिसार। और किससे नहीं था? मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। बिंबिसार मगध का राजा था और अरक वंश का था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, राजा अशोक की बेटी का नाम क्या था जिसे उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संघमित्रा, उनकी बेटी का नाम था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ तक अपना मौर्य काल खत्म होता है और अपन शुरू करते हैं यहाँ से गुप्त डायनेस्टी यानी गुप्त साम्राज्य की स्थापना। तो अगली वीडियो में देखते हैं इसको किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी जानते हैं इसमें। दोस्तों मैं अगली वीडियो में इसी वीडियो में इसके क्वेश्चन देखते हैं गुप्त वंश के। मौर्य वंश देख लिया तो गुप्त वंश और इसी में करते हैं, देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। अगला, निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं हुआ था? विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में जो शामिल नहीं हुआ था तो कौन नहीं होता? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, बरूची, कालिदास, चपड़क, मतलब ये तो थे, तो सूरदास नहीं मिलते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज हैं जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वो कौन सा शिलालेख है इसके लिए कहा जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इलाहाबाद स्तंभ। जैसे इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में वर्णित करता है। यह बताता है कि उसने उत्तर भारत के कई राजाओं को हराया था। स्तंभ एक प्रशस्ति यानी स्तवन है जिसकी रचना उनके दरबारी हर्षसेन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से बुलाया जाता था? रूपक, टंका, दीनार या ड्रामा? तो इसमें अपना ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दीनार बुलाया जाता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला है, जैसे डॉट डॉट काल को भारतीय इतिहास के स्वर्णिम काल के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किस काल को किया गया है? गुप्त काल को किया गया है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विष्णुगुप्त। जैसे इसके बारे में देखते हैं, गुप्त युग के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा थे। विष्णुगुप्त को कौटिल्य चाणक्य के रूप में भी पहचाना जाता है। गुप्त साम्राज्य का शासनकाल तीसरी शताब्दी ईसा के मध्य में से लेकर 543 तक हुआ था। इसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
गुप्त शासकों ने डॉडर नामक एक शुल्क लगाया था जो एक हल करता जिसका भुगतान हर उस किसान के द्वारा किया जाता था जिसके पास हल होता था। तो इसको क्या कहते थे? इसका ऑप्शन डी सही हो जाए, हल्व कर, यानी हलीवा कारा या हल्व कर उन लोगों के लिए एक प्रकार का करता जिनके पास गुप्त प्रशासन के दौरान हल करता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3री शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? वाकाटक का, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिंद शक्ति। वाकाटक वंश का संस्थापक बिंद शक्ति था। उनका नाम देवी बिंद के नाम से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों अपन कर रहे हैं हिस्ट्री में। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक गुप्त शासक था? बीमाकर्ण, विशेष, धनानंद, विक्रमादित्य, कनिष्क। तो किसका पूछा? गुप्त शासक विक्रमादित्य था, इसे आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, तो विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक या बिंदुसार। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जैसे इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनके दरबारी और कवि हर्षसेना द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात उनकी महान सैन्य विजय के कारण हैवी स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा, जो उन्हें 100 लड़ाइयों के नायक के रूप में भी वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी जाने वाली एक स्तुति आमतौर पर दरबारी कवियों द्वारा या किसने लिखी थी? उनके दरबारी कवियों में से कौन सी? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षसेन, प्रयाग प्रशस्ति। तो इसके बारे में बताऊंगा। प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कि स्तुति में। हर्षसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त को एक महान योद्धा के रूप में वर्णित करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाकाटक साम्राज्य की रानी रीजेंट प्रभावती गुप्ता कुबेरनाग और उनकी बेटी थी। उनकी बेटी कौन थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किसकी थी? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त और कुमार देवी। प्रभावती गुप्त एक गुप्त राजकुमारी और वाकाटक रानी थी जो महाराजा रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। उसने लगभग 390 से 410 तक वाकाटक साम्राज्य पर शासन किया। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय और रानी कुबेरनाग की बेटी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित शासकों में से कौन तुगलक वंश से संबंधित है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय तुगलक वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में वित्तीय शब्द का संदर्भ से है। वित्तीय शब्द का मतलब क्या है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका वित्तीय यानी प्रशासनिक इकाई। SSC MTS में आया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था? तो किसने किया था? चंद्रगुप्त ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम एक गुप्त शासक था और उसने लिच्छवी वंश की एक लड़की से विवाह किया था। चंद्रगुप्त ने कुमार देवी नाम की एक लड़की से शादी की थी जो लिच्छवी वंश की थी। गौतम बुद्ध के समय में लिच्छवी वंश का मुख्यालय वर्तमान बिहार के वैशाली में था। तो दोस्तों यहाँ तक अपना होता है ख़त्म। इसके बाद अपन वर्धन राजवंश और जितने भी छोटे छोटे जो भी वंश हैं डायनेस्टी उनके बारे में जानते हैं और देखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।